हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 11th में यूनिट संख्या 1 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक तुल्यांकी भार उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। क्या है? इक्विवेलेंट वेट, है ना। एक तो हम इसे ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं, है ना। इसकी परिभाषा क्या है, होता क्या है ये, है ना। तो ये होता है किसी भी पदार्थ के, ये होता है किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो हाइड्रोजन के 1.008 द्रव्यमान भाग कोमा ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भाग व क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से संयुक्त होती है। द्रव्यमान भाग से संयुक्त होती है ना। ये है किसी भी पदार्थ के, पदार्थ का मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, तत्व हो सकता है। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 द्रव्यमान भाग, ऐसे ही क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भाग से संयुक्त होते हैं। ये तो हो गया अपना तुल्यांकी भार, है ना। तुल्यांकी भार की परिभाषा हमसे कोई नहीं पूछता है, ये हमें आती है नहीं आती है कोई ज़रूरी नहीं है परिभाषा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार की आवश्यकता कहाँ है और तुल्यांकी भार का हम मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, है ना। तो तुल्यांकी भार की आवश्यकता बहुत जगह पड़ती है, न्यूमेरिकल प्रश्न में पड़ती है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह आते हैं वहाँ पड़ती है। उसके अलावा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत रसायन में, तुल्यांकी चालकता। उस स्थिति में भी हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ती है ना। या हमसे डायरेक्ट किसी भी परमाणु का, किसी भी यौगिक का, किसी भी लवण का, या हो सकता है अम्ल का, क्षार का, हमसे तुल्यांकी भार पूछ लिया जाए, है ना। तो हम तुल्यांकी भार का सूत्र लिखें, हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसे, तुल्यांकी भार को। तो ये होता है परमाणु भार या अणु भार बटे में हम भाग दे देते हैं n का। किसका भाग दे देते हैं? n का, है ना। तो देखो, यदि हमारे पास कोई परमाणु है, कोई यौगिक है, या उसके अलावा कोई तत्व है, या कोई अम्ल है, क्षार है, उसका परमाणु भार या अणु भार हम यहाँ लिखेंगे, उसमें हम n का भाग दे देंगे, है ना। ये n है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब ये n संयोजकता हो सकती है ना। ये n उसका आवेश हो सकता है, यही n उसकी अम्लता हो सकती है, और यही n क्षारकता हो सकता है ना। ये हो सकते हैं n, है ना। अब देखो, संयोजकता किसके लिए होगी, है ना। यदि मान लो आपके पास कोई तत्व है और परमाणु है, उसका हमें तुल्यांकी भार पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें संयोजकता की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। यदि हमारे पास कोई लवण दे रखा है, जैसे NaCl दे दे, KCl दे दे, तो उनके लिए हमें उसके आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। और एक होती अम्लता और एक क्षारकता, है ना। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अम्लों की अम्लता होती है और क्षारों की क्षारकता होती है, होता उल्टा है। जो क्षार होते हैं उनकी अम्लता होती है, और जो अम्ल होते हैं उनकी क्षारकता होती है ना। अब किसकी संयोजकता क्या है, किस पर आवेश कितना है, किसकी अम्लता क्षारकता कितना है, ये हमें पता है, तो हम उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे, है ना। हम एक एक को लेंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। पहले तत्व या परमाणु का अध्ययन करेंगे, फिर लवण का उदाहरण लेके करेंगे, फिर अम्ल क्षारों का उदाहरण लेके करेंगे, और फिर अम्लों का उदाहरण करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी भी परमाणु की, किसी भी परमाणु का या किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना पड़े, तो क्या करेंगे, उस तत्व का परमाणु भार बटे में उसकी n क्या है यहाँ, संयोजकता, है ना। तो देखो क्या है, मैं आपको 2-4 उदाहरण बताता हूँ परमाणु, और एक में बताता हूँ उसकी संयोजकता, है ना, उसकी संयोजकता। जैसे मान लो परमाणु आपके पास सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, या क्लोरीन है ना। उसके अलावा यदि मान लो फ्लोरीन भी हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, ऐसे हो गए, है ना। तो देखो इनकी संयोजकता क्या है। सबसे पहले हम ये बताएं संयोजकता क्या होती। तो संयोजकता होती ये है किसी भी एक परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता या बंध बनाने की क्षमता, उसकी संयोजकता कहलाती है। एक बंध बना रहा है, संयोजकता 1 है, द्विबंध बनाता है, संयोजकता उसकी 2 है ना। अब ये देखा जाए कि संयोजकता का मान कैसे ज्ञात किया जाए, है ना। तो संयोजकता का मान निर्भर करता है उसके भायतम कोश में या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, है ना। जैसे मान लो संयोजी कोश, भायतम कोश में किसी के पास मान लो
2 इलेक्ट्रॉन है या 3 है, ये किसी के भायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, या मान लो किसी के में 6 है, ये किसी के में 7 है ना। तो इन्हें हमें 8 तक लाना पड़ता है। कितने तक लाना पड़ता है? 8 तक, क्योंकि हम एक नियम पढ़ते हैं कोसेल लुईस की अवधारणा या अष्टक नियम, है ना। तो अष्टक नियम ये कहता है जिसके भायतम कोश में 8 है वो अधिक स्थायी है। तो संयोजकता के लिए भी हमें 8 तक लाना पड़ेगा। 2 तरीके हैं 8 तक जाने के, है ना। हमें यही तरीका नहीं समझना है, ये यहाँ हम यहाँ मैथ नहीं लगाएंगे भाई 2 से 8 तक जाने में 6 और चाहिए, 3 से 8 तक जाने में 5 और चाहिए। इसमें उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब क्या है? किसी के भायतम कोश में 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और उसका भी अष्टक पूरा हो जाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अक्रिय गैस जैसा प्राप्त हो जाता है उसको, है ना। किसी के भायतम कोश में 1 है तो 1 को 8 तक जाने के 2 तरीके आपको ध्यान रखने हैं। एक तो 1 में 7 इलेक्ट्रॉन ले तब जाके वो 8 बनाए, और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और वो 0 हो जाए, तो 0 का मतलब भी यहाँ हमें क्या लगाना है? 8 ही लगाना है ना। जैसे अब मान लो किसी के भायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 8 तक जाने के 2 तरीके हैं, है ना। मैथ में देखा जाए तो एक ही तरीका है, 6 से 8 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तभी 8 बनेगा इसका, है ना। लेकिन अपना क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी 8 में जा सकता है, क्योंकि 0 का मतलब भी 8 ही लगाना है हमें, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भी कहाँ जा सकता है? 8 तक, है ना। तो सोडियम के भायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 त्याग देता है ये, है ना। कैल्शियम के भायतम कोश में 2 होता है, 2 त्याग देता है ना। एल्यूमिनियम के भायतम कोश में बोरोन एल्यूमिनियम जो 13वां वर्ग है उसके भायतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 को त्याग कर 3 दर्शाएगा, है ना। जैसे क्लोरीन फ्लोरीन है, ये 17 वर्ग में है और इनके भायतम कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये एक संयोजकता दर्शाते हैं ना। ऑक्सीजन है, इसके भायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो मैं बताऊं कैसे देखते हैं भायतम कोश के इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नाश होता है 1s2 2s2 2p4, है ना। तो भायतम कोश में ये नहीं है, भायतम कोश में केवल ये है 2p4, तो 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, है ना। अब 6 से 8 तक जाने के 2 तरीके हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो आसान ये रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और इसकी संयोजकता 2। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के भी भायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ले लेगा, है ना। तो इसकी ये होगी इनकी संयोजकता, है ना। संयोजकता हमें याद भी नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, हम संयोजकता फिर से सीखेंगे। अभी तो आप इतना ध्यान रख लो, सोडियम की 1 है, कैल्शियम की 2 है, ऐसे ऐसे इनकी ये है ना। अब हमसे ये पूछ ले कोई परमाणु देकर कि भाई सोडियम के तुल्यांकी भार बताओ सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 1 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 23, है ना। अब जैसे कैल्शियम का पूछे तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, है ना। तो 2 का भाग देना पड़ेगा तो कितनी आ गई? 20, है ना। अब एल्यूमिनियम का पूछे तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है? 27, भाग किसका देंगे हम? 3 का, तो ये कितने आ गए? 9। देखो n बदल रहा है, एक स्थिति में 1 था, एक स्थिति में 2 था, एक स्थिति में 3 था। ये डिपेंड करता है संयोजकता पर। किस पर निर्भर करता है? संयोजकता पर। ऐसे में अलग अलग निकाल लेंगे इनका, है ना। जैसे फ्लोरीन का 91 है, 91 नहीं है 19, तो फ्लोरीन का तुल्यांकी भार 19 आ गया। अब क्लोरीन का परमाणु भार कितना है? 35.5, तो 1 का भाग दे दो कितना आ जाएगा? 35.5 ही, है ना। अब जैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 16, 2 का भाग दे दो कितना आ जाएगा? 8, तो 8 इस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आ गया, है ना। तो ये परमाणु दे दे, तत्व दे दे, तो उनका तुल्यांकी भार ज्ञात करने का अपना ये तरीका हो गया, है ना। अच्छा, अब दूसरा क्या है अपने पास में? दूसरा, यदि हमें कोई वो लवण दे, है ना, दूसरा हमें वो कोई लवण दे, है ना, तो लवण का हमें देखना पड़ता है आवेश। लवण का क्या देखना पड़ता है? आवेश। लवण जैसे मान लो हमें वो NaCl दे दे, या CaCl2 दे दे, या AlCl3 दे दे, है ना। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे लवण हैं, तो उनकी संयोजकता ज्ञात करने का देखो सीधा सा तरीका ये है कि उसके टुकड़े कर लिए जाएं, है ना, उसके टुकड़े कर लिए जाएं। तो देखो NaCl के टुकड़े होते हैं Na+ और Cl-, है ना। तो 1 प्लस का ये, 1 माइनस का ये, तो आवेश कितना है? एक ही है। कितना है आवेश? एक ही है ना। अब CaCl2 के टुकड़े करें तो कैल्शियम अलग और 2 Cl अलग, है ना। अब यहाँ विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन परमाणु की ज़्यादा होती है ना, तो क्लोरीन पे क्या आता है? माइनस, 1 Cl पे -1, तो 2 Cl पर -2 आवेश, इसलिए कैल्शियम पे कितना आवेश रहता है? +2, तो यहाँ आवेश इसका कितना है? 2। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो AlCl होता अपने पास में, तो 1 Cl माइनस, एल्यूमिनियम पे प्लस। अब 2 Cl आ गए तो 2 Cl पे माइनस, एल्यूमिनियम पे 2 प्लस। अब यहाँ कितने हैं? 3 Cl, है ना, तो एल्यूमिनियम पे कितने आ जाएंगे? +3। कितने आ गए? +3। तो ये भी +3 और ये भी कुल मिला के -3 है, तो आवेश कितना मानेंगे हम? 3, है ना। यदि हम उदाहरण करें NaCl का ही, तो भाई Na का परमाणु भार होता है 23,
अणुभार परमाणु भार, और Cl का होता है 35.5, है ना। तो इनको जोड़ लेंगे, ये कितना आ गया 0.5, 58.5, एक का ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 58.5 ही आएगा, है ना। अब उसी प्रकार से यदि मान लो हमें AlCl3 का करना पड़े तुल्यांकी भार, तो हम क्या करेंगे, AlCl3 का परमाणु भार, AlCl3 का अणु भार, और भाग किसका दे देंगे 3 का। तो देखो AlCl3 का सबसे पहले हमें अणु भार निकाले AlCl3 का, तो एल्यूमिनियम का 27, एक क्लोरीन का 35.5, इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 5 से 15, 1, और ये 27, तो ये आ गए 0.5, 133.5, इसमें 3 का भाग दे देंगे, है ना। 133.5 इसमें 3 का भाग दे देंगे, कुछ नहीं, हमें एल्यूमिनियम का 27 रखना है, इसका 35.5 गुणा 3, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के भाग किसका देंगे 3 का, है ना। तो ये अपने लवणों का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं वो हो गया, है ना। अब हम आते हैं देखो क्षारों के लिए, एक हम आते हैं अम्लों के लिए, है ना। तो देखो क्षार के लिए, अच्छा क्षार के लिए उसकी अम्लता का पता होना चाहिए, है ना, अम्लता का पता होना चाहिए। जैसे क्षार मैंने लिख दिया NaOH, मैंने लिख दिया LiOH, या मैंने लिख दिया KOH, कितने लिख दिया KOH, है ना। उसके अलावा मैंने लिख दिया MgOH2, CaOH2, या मैंने लिख दिया AlOH3, है ना, ये ऐसे लिख दिए। तो देखो इनके कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा अम्लता, पहले हमें अम्लता पता हो तो उसका हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे। अम्लता के लिए आप ये ध्यान रखना है कि कितने OH माइनस आयन उपस्थित हैं, कितने OH माइनस आयन उपस्थित हैं। तो इसमें कितना है 1, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितना है 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3। तो ये इनकी क्या हो गई अम्लता हो गई, है ना। अब ये जैसे मान लो एक प्रश्न आगे भी NaOH के लिए बताओ, NaOH का तुल्यांकी भार बताओ। तो NaOH का अणुभार कितना आएगा, सोडियम का 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो 23 और 16 रेखीय के हो जाते हैं, कुल कितने 40, तो 1 का भाग दे देंगे तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 40, है ना। उसी प्रकार से AlOH3, CaOH3 सभी का हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लो CaOH3 का करना है, किसका करना है CaOH2, तो कैल्शियम का कितना है 40। भाई पहले हमें CaOH2 का अणुभार पता हो तो कैल्शियम परमाणु का परमाणु भार कितना है 40। ऑक्सीजन और H, ये है OH, एक ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, ये OH 2 से गुणा है ना, तो 16 और 1 हाइड्रोजन का 17, 17 को 2 से गुणा कर दे कितने हो गए 34, 34, तो ये कितने आ गए 4 और 7। भाई 40 में 34 जोड़े 74 आ गए। अब 74 में भाग किसका देना है 2 का, किसका भाग देना है 2 का, तो ये अपने 37 तुल्यांकी भार 37, 37 किसका आ गया CaOH2 का आ गया, है ना। हमने 3 प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात कर लिए हैं। लवण दे रखा है तो आवेश पता होना चाहिए और आवेश का हम भाग दे देंगे। परमाणु पता है तो उसके परमाणु भार में उसकी संयोजकता का भाग दे देंगे, और क्षार पता है तो उसके अणु भार में हम उसकी अम्लता का भाग दे देंगे, है ना। अब सबके लिए हो गया, एकमात्र अपना बचता है अम्लों के लिए। किसके लिए बचता है अम्लों के लिए। तो देखो भाई क्षार है ना, क्षार के लिए हमें अम्लता पता होना चाहिए, तो अम्लों के लिए क्या पता होनी चाहिए क्षारकता, है ना। तो जैसे मान लो आपके पास कोई अम्ल है तो उसकी क्षारकता पता होनी चाहिए। जैसे अम्ल है, मान लो आपके पास में HCl है, हमारे पास में मान लो H2SO4 है, ये अम्ल है, HCl है, H2SO4 है। उसके अलावा जैसे मान लो H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, H3PO4। तो क्षारकता हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि कितने H+ आयन उसके पास उपस्थित हैं। हम क्षारकता की परिभाषा में नहीं जाएंगे, हम तो केवल एक तरीका ध्यान रख लें भाई कितने H+ आयन उसके पास उपस्थित हैं। तो इसके पास 1 है तो 1, इसके पास 2 है तो 2, इसके पास 3 है तो 3, है ना। हम बाद में सीखेंगे कि ये जो हमने इनकी क्षारकता लिखी है ना, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3, ये तो इनकी अधिकतम क्षारकता है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आएंगे जो रासायनिक अभिक्रिया आएंगी जिनमें ये केवल एक ही H+ देगा, एक ही H+ देगा। उस स्थिति में इसकी क्षारकता हम 1 मानेंगे। 2 देगा तो उस स्थिति में इसकी क्षारकता हमने 2 मानेंगे। लेकिन अधिकतम कितने दे सकता है 3, तो इसकी क्षारकता कितनी है अब यहाँ 3, है ना। हम यदि मान लो HCl की क्षारकता, HCl का तुल्यांकी भार लें
तो HCl का परमाणु भार बटे n क्या है, उसकी क्षारकता कितना मान है 1। तो देखो HCl का परमाणु भार हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 और 1 कितने हो गए 36.5, भाग देंगे n का, n कहाँ है यहाँ 1, तो कितना आंसर आ गया 36.5 है ना। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है H2SO4 की, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना है, क्योंकि ये बहुत जगह काम में आता है ना। तो देखो इसका तुल्यांकी भार निकालें तो सबसे पहले हमें H2SO4 का अणुभार पता हो और n का भाग देंगे, n यहाँ क्या है क्षारकता, और क्षारकता का मान कितना है 2 का, यानी हमें कोई इसका अणुभार बता दे H2SO4 का तो हम किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे है ना। तो देखो क्या है H2SO4 का हम पहले अणुभार निकालें, H2SO4 एक हाइड्रोजन का 1 गुणा 2 है ना, प्लस सल्फर होता है 32 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 गुणा में 4, तो ये 2 प्लस में 32 प्लस में 16 चौक 64, तो ये आ गए अपने 60 30 90 और 2 2 4 4 8, तो 98 कितना आ गया 98 है ना। यदि ग्राम में है तो ग्राम 98 ग्राम है ना, और भाग किसका देंगे अब 2 का, तो ये कितने आ गए 49, तो तुल्यांकी भार कितना आ गया H2SO4 का 49 है ना। तो ये हमने कुछ यौगिकों के कुछ परमाणुओं के जैसे उसके अलावा लवणों के और क्षारों के तुल्यांकी भार का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमने सीखा है ना। तो एक दो उदाहरण और देखते हैं हम। क्या तरीका है तुल्यांकी भार ज्ञात करने का। तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सीधा सा ये तरीका है कि हमें उसका अणुभार पता होना चाहिए, या हमें उस परमाणु दे रखा है तो उसका परमाणु भार पता होना चाहिए। और अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक परमाणु का परमाणु भार पता है तो हम उस पूरे अणु का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। उस अणुभार में हम n का भाग देते हैं, n उसका संयोजकता, आवेश, अम्लता, क्षारकता, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। एक दो प्रश्न देखो क्या है अणुभार के ही अपने बुक में दे रखे हैं। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक है मैग्नीशियम फास्फेट Mg3PO4 है ना 2, और उसके अलावा है एक है फेरिक क्लोराइड FeCl3। इनके अणुभार हमसे बुक में पूछे हैं ना। बुक में जो प्रश्न लिख रखे हैं वहाँ सीधा लिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ हमसे सूत्र नहीं दे रखा, वहाँ हमसे दे रखा है क्या कैल्शियम कार्बोनेट है ना। एक हमें दे रखा है मैग्नीशियम फास्फेट और एक दे रखा है फेरिक क्लोराइड है ना, फेरिक क्लोराइड है ना। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फेरिक क्लोराइड जहाँ Fe आयन है ना आयरन, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तब तो उसे कहते हैं फेरिक, और +2 में रहता है तब उसे कहते हैं हम फेरस। क्या कहेंगे फेरस है ना। जैसे मान लो ये है FeSO4, तो यहाँ हम इसे Fe को फेरिक नहीं कह के फेरस सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं फेरस सल्फेट कहते हैं है ना। प्रश्न बुक में ऐसा था कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार बताओ, मैग्नीशियम फास्फेट का बताओ, फेरिक क्लोराइड का बताओ। तो पहला तरीका तो ये है हम बताएंगे तब जब हम उसका अणु सूत्र पता हो। ये इनके अणु सूत्र लिख रखे हैं है ना, हमें अणु सूत्र ही नहीं पता तो हम उसका अणुभार कभी भी ज्ञात नहीं करेंगे है ना, कभी भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अणुसूत्र बनता है किसी भी यौगिक का नाम दे रखा है और उसका अणुसूत्र बनाना हो तो हमें उस पर क्या आवेश है वो पता होना चाहिए है ना। तो देखो क्या है हम यहाँ अणुसूत्र ज्ञात करना हम बाद में सीख लेंगे कि जब हम संयोजकता सीखेंगे, आयन रखना सीखेंगे भाई किस आयन पर कितना आवेश होता है, या ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना सीखते हैं तब हम देखते हैं भाई इस पर इतना आवेश मानते हैं, इस पर इतना आवेश मानते हैं। तो देखो ये मान लो हमें अणुसूत्र दे रखा है तो हम इसका अणुभार कैसे ज्ञात करें। तो कैल्शियम का कितना है 40 प्लस में एक कार्बन का कितना है, मैं एक तो सूत्र से करता हूँ सीधा 40 गुणा 1 है प्लस कार्बन 12, एक ही कार्बन है 1 से गुणा होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 है 3 से गुणा होगा है ना। तो ये 40 प्लस में 12 प्लस में 48 है ना, इनको जोड़ लेंगे तो 40 40 80 10 90 और 8 2 10, तो ये कितना हो गया 100। यदि ग्राम में पूछ रहा है तो 100 ग्राम है ना। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम फास्फेट का हम कर लेंगे। मैग्नीशियम का होता है 24 गुणा में 3, 24 गुणा में 3 है ना। तो 24 गुणा में 3 ये तो कितने आ गए 72। अच्छा अब इसमें जोड़ेंगे कितने फॉस्फेट ये है PO4, एक फास्फोरस का कितना है 32, एक ऑक्सीजन का कितना है 16 गुणा 4, तो 4 का कितना हो गया 64, 32 प्लस में 64 है ना।
फास्फोरस 31, सल्फर होता है 32 भाई, फास्फोरस 31 है ना। तो 31 प्लस में 64, 31 तो एक फास्फोरस का आ गया, एक ऑक्सीजन का 16 है, 4 का कितना हो गया 64, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो गए 95, कितना हो गया 95। तो इस फास्फेट का है, यह किससे गुणा हो रहा है, ये 2 से, तो 2 से गुणा करोगे तो देखो ये 72 में हमें जोड़ना पड़ेगा 95 को 2 से गुणा कर दो तो ये आगे 190 है ना। अब हम 190 में यदि हम 72 जोड़ेंगे तो 200 में 72 जोड़ते तो 272, अब 190 में जोड़ना है तो 100 कम कर दो 262, कितना आ गया 262। इसी प्रकार से FeCl3 का आप खुद याद कर लेना, Fe का तो हमें मानना है 56 और इसका मानना है 35.5 गुणा 3 से, इन दोनों का जो मान आए उसे हमें जोड़ देना है ना। तो देखो क्या है, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना है। इसमें हम तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीख रहे थे। अच्छा अब देखो तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीख रहे थे वो हम सीख लिए, उसके अलावा 1-2 प्रश्न जो बुक के थे कि अणुसूत्र ज्ञात करो वो है ना। अब जैसे मान लो इसी का, जैसे CaCO3 का यदि हमसे तुल्यांकी भार पूछे तो हम क्या करेंगे, CaCO3 का अणुभार कितना है 100 है ना। अब यहाँ आवेश देखना है, क्या देखना है आवेश, तो भाई कैल्शियम पे आवेश रहता है +2 और कार्बोनेट पे रहता है -2, तो किसका भाग देंगे 2 का, तो ये कितने आ गए 50, कितने आ गए 50 है ना। इसी प्रकार से हम इनका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तुल्यांकी भार अपना इतना नहीं था, अब ने केवल तुल्यांकी भार की केवल परिभाषा थी और एक उदाहरण है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार बताओ, लेकिन हमें तुल्यांकी भार क्या है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमने सभी प्रकार के तुल्यांकी भार, चाहे कैसा ही यौगिक हो, कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्षार हो, कोई भी परमाणु हो, उसका अणुभार आता है तो उसका तुल्यांकी भार हमने ज्ञात करना सीख लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।